देश की आजादी के बाद भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली ऐसी जातियां हैं जो सदा आजाद भारत की सरकारों की उपेक्षा की शिकार रही हैं। इन जातियों को हम विमुक्त घुमंतु जनजाति के नाम से जानते हैं। इन लोगों की देश भर में लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या अलग अलग जातियों के रूप में समाहित है। बात अगर इतिहास की करें तो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अपने योद्धाओं को हथियार बनाकर देना, आमने सामने के युद्ध में डटकर लड़ाई लड़ना, भेष बदलकर स्वांग रचकर गुप्तचरी करना, सैनिकों को गीत कविताओं के माध्यम से वीर रस से ओत-प्रोत करना, यहाँ तक ही नहीं सन 1857 की क्रांति में भी खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर 1871 में अंग्रेजों ने योजना पूर्वक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाकर इन जातियों को आपराधिक श्रेणी में रखकर इन पर अनेक काले कानून लगा दिए और इन्हें प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। न्यायालय जाने की अनुमति नहीं थी। किसी गांव में प्रवेश से पहले सरपंच को सूचना देनी पड़ती थी। वास्तव में विदेशी आक्रांताओं के सामने इन जातियों ने घुटने नहीं टेके। मैं तो इनको धर्म योद्धा, सांस्कृतिक योद्धा इस रूप में देखता हूं, क्योंकि इन्होंने ना तो अपनी चोटी दी और ना अपनी बेटी दी। देश आजाद अनेक संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन दुर्भाग्य इन जातियों को आजादी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट 1871 ये लागू था। सन 1924 आते आते 12 वर्ष के बच्चों को भी इस कानून ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन बच्चों के माथे पर गरम सिक्के से निशान लगाया जाता था ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके। अंग्रेजों ने कई बार इन पर कठोर से कठोर कानून बनाए। हमारे लिए दुख का विषय ये रहा कि देश के स्वतंत्र होने के पश्चात भी अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून को नहीं हटाया गया। उस समय के उप प्रधानमंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक अयंगर कमेटी बना करके और इन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी जातियां आती हैं, तो उस समय 193 जातियां ये डिनोटिफाइड की गई और इनको 31 अगस्त 1952 आजादी के 5 साल 16 दिन बाद इनको उस क्रिमिनल एक्ट से मुक्त किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है इन जातियों का उसी दिन इनके ऊपर 1952 में ही हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट यानी आदतन अपराधी, कोई भी आपराधिक गतिविधि होने पर पुलिस अक्सर इन्हें उठाकर पूछताछ करती थी। समय बीतता गया और उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। सरकारें बदलती रही लेकिन नहीं बदली तो इनकी चुनौतियां। कहते हैं अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहते। हरियाणा के पानीपत से सन 2014 में एक संगठित प्रयास आरंभ हुआ और एक संस्था ने स्वरूप लिया जिसका नाम था विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण संघ, जिसने अपना लक्ष्य रखा रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान के साथ संवैधानिक अधिकार। हरियाणा के कल्याण संघ का पहला कार्य सभी जिलों में खंड व ब्लॉक स्तर तक जाकर इन जातियों में कार्य करने वाली संस्था व कार्यकर्ताओं से संपर्क करना और उन्हें कल्याण संघ की योजनाओं से अवगत करवाया गया। उन्हें एक साथ जोड़ा गया। मात्र 1 वर्ष बाद ही 30 अगस्त सन 2015 को पानीपत में विमुक्त दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं अपनी कैबिनेट के साथ वहां उपस्थित हुए। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भिक्खूराम इदाते जी की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया जिसको हम
इदाते कमीशन कहते हैं, और उन इदाते जी ने अनेक सुझाव पूरे 15 से लेकर के जनवरी 18 तक गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, देश भर में घूम करके और लोगों की स्थिति का जायजा लिया और फिर अपनी एक रिपोर्ट ये 8 जनवरी और 2018 को ये सामाजिक मंत्रालय को ये जो है उन्होंने सौंपी। हरियाणा सरकार और कल्याण संघ के सहयोग से विमुक्त घुमंतु जाति के लोगों के लिए कार्य किया जाने लगा और इन सभी जातियों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष किया गया। हरियाणा में लगभग 12,000 से ज्यादा बेघर परिवारों का सर्वेक्षण करवाया जा चुका है। मैं यहाँ फक्र के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा थोड़ा सा और आगे 2014 में और इस काम को शुरू करके और एक अच्छा बड़ा काम इस समाज के बीच में जागरूकता का, स्वाभिमान जागरण का, शिक्षा का, महापुरुषों के जन्म उत्सव मना करके और समाज को जोड़ने का काम किया है। आज हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट हरियाणा ये एक पहला ऐसा राज्य है जो पूरे देश में और जिसने अपने पाठ्यक्रम में से, पुलिस के पाठ्यक्रम में से ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट ये पढ़ाना बंद कर दिया है। आज विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण संघ द्वारा हरियाणा में अनेक कार्य जैसे इन जातियों के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता, रहने की व्यवस्था, बच्चों के लिए शिक्षा जैसे कार्य किए जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि सरकार ये सब कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि केवल राजनीतिक संरक्षण, केवल आर्थिक संरक्षण नहीं, वास्तव में इन धर्म योद्धाओं को एक सामाजिक संरक्षण की आवश्यकता है। समाज में एक विशेष पहचान दिलाने की आवश्यकता है। अपने इन समाज के बंधुओं को अपने गले लगाने के लिए समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं आप सब समाज के बंधुओं से अपील करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अपने इन बंधुओं को अपना भाई बंधु समझ करके इनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए और इनके उत्थान के लिए आप सब मिलकर के काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राम राम।